हेलो एवरीवन। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। इसमें यूजुअली स्टूडेंट और कभी कभी जो टीचर हैं उनको भी डिफ़िकल्टीज होती है कम्युनिकेट करने में कि कैसे कंसेप्ट को डिलीवर किया जाए, और बच्चों को इस समझने में कभी कभी दिक्कतें आती है। इसका रीज़न सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसमें एक्सपेक्ट करते हो कि वेलोसिटी इस तरफ है तो आपको दिख जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे घटनाएं होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, या जो आपकी इंट्यूशन कर रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी तो विजुलाइज करते आए हो आप प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, उससे कुछ अलग आपको इवेंट देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर चीज़ों को मैच करना मुश्किल हो जाता है, कहीं कहीं मिसमैच होने लगता है, इस कारण डिफ़िकल्टी होती है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा कोशिश रहेगा कि जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उसको किसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि डे टू डे लाइफ से कुछ प्रैक्टिकल ऐसा दिखाऊं कि आप कनेक्ट कर पाओ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। जैसा इंग्लिश वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, रिजिड मतलब टफ। जैसे ये पेन है, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके किसी भी दो पॉइंट को अगर इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है, किसी भी दो पॉइंट ले लिया किसी भी टाइम में, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई भी ऐसा आइडियल नहीं है ऑब्जेक्ट जिसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, सर्टन प्रेशर और फोर्स लगा कर डिफॉर्म कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एज यूजुअल, जैसे इस पेन को लिया तो इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते एक सर्टन लिमिट तक। इसके हर एक पार्टिकल इंटैक्ट है, अपने एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन किए हुए एक दूसरे से। तो इस तरह के जो भी होते हैं बॉडी, उसको बोलते हैं रिजिड। अब इसमें आपको एग्जाम्पल में आ सकता है, एज फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि पेन, आप डस्टर जिससे हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं, आयरन रॉड, बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो बोर्ड दिखा है ये भी अपने आप में रिजिड बॉडी है। ये वाइट बोर्ड कहीं ना कहीं रिजिड बॉडी है। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी जो है रिजिड बॉडी में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब बात है कि रिजिड बॉडी जो हम लोग देख चुके हैं, तो पहले हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग जो भी अभी तक पढ़ा था, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या 2D का मोशन हो या जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, उसको भी हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं। और धीरे धीरे जो कंसेप्ट हमने पहले सीखा था उसी को लेकर धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि सडनली कुछ अगर ऑर्बिट हम लोग चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम लोग जो प्रीवियस कंसेप्ट जो हम लोग जानते हैं उसको धीरे धीरे नॉलेज के जो ब्लॉक है उसको बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ये रिजिड बॉडी जो है किस तरीके से मूव कर सकता है। जो हमने पहले सीखा है अभी तक उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग जो ब्लॉक है हम लोग का नॉलेज का उसको अपग्रेड करने वाले हैं। तो हमने पहले देखा था कि ट्रांसलेट होता था बॉडी, ठीक है, हम लोग बोलते थे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेट कैसे होता था, तो यहाँ पर दो तरीके से होता था। एक होता था कि जिसको आप लोग बोल सकते हो रेक्टिलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता था। अब बात यहाँ समझने की क्या है, आप देखो ध्यान से। सपोज ये हमारे पास एक डस्टर है, ठीक है, अगर इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा है तो इसका हर एक पार्टिकल जो भी होगा सभी का वेलोसिटी सेम होगा। जो भी इसका डायरेक्शन होगा डस्टर का, इसके हर एक पार्टिकल का, डस्टर का भी हर एक पार्टिकल जो डस्टर बने हुए जो पार्टिकल, उसका भी डायरेक्शन सेम होगा, या दो पार्टिकल एक दूसरे से पैरेलल ही मूव कर रहे होंगे, यानी किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होगा। ये हम लोग पहले देखा था इस चीज़ को, एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। अब यहाँ पे एक केस हो, सपोज जैसे ग्राउंड पर ये डस्टर है या टेबल पर रखा हुआ है, आप इसे मूव कर रहे हो, तो इसमें आपको समझ में आया कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ग्राउंड ऐसे है, एक बॉल है, बॉल को मैंने स्लिप करवाया, बात समझना, ऐसे धक्का दिया, स्लिप कर रहा है,
बॉल को ऐसे लिया और स्लिप करवा रहा है ऐसे सिंपली, बॉल फिर इसी तरह सेम स्ट्रक्चर में पहुंचा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसके जो भी पार्टिकल है स्लिप कर रहा है कंप्लीटली, जो भी पार्टिकल इसका जो भी वेलोसिटी होगा, तो इसके भी जितने पार्टिकल सबका वेलोसिटी डायरेक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन में जा रहा होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो पार्टिकल का बिहेवियर है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो रिजिड बॉडी है, उसका बिहेवियर समझने में डिफ़िकल्टीज नहीं हो रही है, और ये नहीं, इसके हर एक पार्टिकल को हम लोग आसान से समझ रहे हैं। दूसरा बात आता है कि इसमें 2D की बात हो गया। तो सपोज हमारे पास ये डस्टर है, इसको बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा होता है कर्विलिनियर। ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये दोनों ट्रांसलेट ही हो रहे हैं। इसमें क्या बस डिफरेंस है कि स्ट्रेट लाइन में होकर किसी कर्व पाथ को फॉलो कर सकता है, माइट भी पैराबोला, माइट भी सर्कुलर, लेकिन किस तरह करेगा उसको हम लोग समझते हैं। अब बाय द वे मान लो कि ये हमारे पास ये डस्टर है। अब डस्टर ये कर्व पाथ को जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? यहां पर ऐसे है, बात समझना। अब भले ही ये पाथ ये कर्व तय कर रहा है, यानी डस्टर ऐसे है लेकिन ऐसे जा रहा है, यानी कि इसका जो भी पार्टिकल है सब का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, जो पूरा होल है, जो बॉडी का जो डायरेक्शन है, वही हर एक पार्टिकल का होने वाला है। इवन इसके जो पार्टिकल का डायरेक्शन भी है वही होने वाला है। अगर दो पार्टिकल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो पाथ दोनों आप एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रहे होंगे डायरेक्शन से। तो यहाँ भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं है, यानी कि हर एक पार्टिकल का जो रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल है उसके मोशन का डायरेक्शन पाथ को समझना मुश्किल नहीं है। यहाँ भी आसानी से समझ में आ गया, राइट। दूसरा केस में लेते हैं कि सपोज करो कि सर्कुलर मोशन में यह है, सर्कल एक है, यहाँ बॉल है, इसको हम लोग स्लिप करवा रहे हैं, बात समझ रहे हो, ऐसे ही है, पूरा स्लिप करता जा रहा है, कहीं इसको रोल नहीं करवा रहे, स्लिप करता जा रहा है। ये भी क्या है? कर्विलिनियर मोशन है। मतलब कि इसका जो भी होगा वेलोसिटी, जिस तरह कर्व पाथ के जा रहा होगा, हर एक इसका पार्टिकल जो भी होगा इसका सेम पाथ ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। आप समझ रहे हो? जिस तरह डस्टर यहाँ से गया, आप देखो इस तरह मूवमेंट है, कहीं कुछ नहीं, ऐसा बॉल लिया, ऐसा बॉल लिया, आप एक पाथ को ऐसे लेके ऐसे से लेके जाते रहो। तो इस तरह के जो मोशन हो रहा है इसमें हमें कोई डिफिकल्टीज नहीं हो रही है। इसके पाथ या जो भी इसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स वाले जो समझना चाहते हैं, जो हम लोग पढ़े भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। अब बात ये आता है, पहले इसको नोट करो आप। अब प्रॉब्लम आता है कि इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, कि किसी पर्सन से हम लोग अगर डिस्कस करें कि सपोज कोई पर्सन दूसरे रूम में बैठा हुआ है, अगर उसको बताना हो कि ये डस्टर का क्या मूवमेंट है सिंपली, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इसको अगर एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस ऐसे है सपोज, ठीक है ना, उस रूम में बैठा है, उसको बताया कि हाँ जी आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर गया, तो दूसरे पर्सन को समझ में आया कि कितना गया होगा, -5 गया, समझ में आ गया। तो जब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, 1D की बात करें इसके, तो कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कुछ बताते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, जो भी, तो उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है और वो बता सकता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो सकता है दूसरे रूम में। यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो चैप्टर जहाँ पर वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर ये आने वाले हैं कि इस डस्टर को अगर हमने थ्रो कर दिया, अगर डस्टर को हम लोग थ्रो करते हैं ऐसे करके, सपोज ऐसे फेंका कुछ, समझो ऐसे फेंका, अब देखो कुछ पाथ ऐसे होगा, तो डस्टर सपोज फेंका तो पहले कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे होगा, शायद कुछ देर बाद कुछ ऐसे हो जाए, और शायद कुछ देर बाद ऐसे हो जाए। अब यहाँ पर जो सिंपली हम लोग ऐसे ले गए थे, अब इसमें क्या हुआ, ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है।
हो रहा है ना। तो हम लोग इसके बारे में अभी तो ट्रांसलेशन बारे में स्टडी किया था, लेकिन जब बॉडी रोटेट कर रहा है तो यहाँ का पार्टिकल अभी कुछ और वेलोसिटी था, क्योंकि ऐसे जा रहा था, यहाँ जाकर पार्टिकल का पोजीशन कुछ और हो गया होगा। तो यहाँ पे यानी हर एक पार्टिकल का अपना अपना पाथ, अपना अपना एक डायरेक्शन बन रहा है, अपना अपना किसका वेलोसिटी या स्पीड हो सकता है। तो इसके बहुत सारे चीज़ें चेंजिंग हो रहा है। तो इसका इंफॉर्मेशन, फिजिक्स क्या है, कोई भी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं तो किसी पर्सन को मैथमेटिकली बताते हैं या उसको एक बताते हैं कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी, उससे उस समझता है कि पोजीशन क्या है। जैसे अभी आपसे मैंने बोला कि दूसरे रूम में अगर मैं बता दूं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बता सकते हो। या मैंने बोला कि एक्स इक्वल टू 10 मीटर गया, तो आपको पोजीशन समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन ऐसा क्वांटिटी है, क्या ऐसा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बंदा इस मूवमेंट को नहीं देख रहा है लेकिन उस तरीके के फिजिकल पैरामीटर को बताएं तो उसको समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ से पहले शुरुआत करते हैं तो आपको समझ में आया। हम लोग अभी ट्रांसलेशन से कहाँ गए, रोटेशन में आ गए। तो इस केस में क्या है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गया। तो अभी कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ईजी करने वाले हैं। अभी हम लोग सिंपल एक रिजिड बॉडी का रोटेशनल मूवमेंट को हम लोग समझने वाले हैं। ओके, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमने पढ़ा था, और उस जो पढ़ने का जो हमारे पास नॉलेज का ब्लॉक था उसको कैसे एक अपग्रेड करना था। हम लोग ट्रांसलेशन मोशन देखा था, अब हमने देखा कि नहीं ट्रांसलेशन पर रोटेशन भी हो रहा है। तो अभी जो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं, सारे चीज़ को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक सिंपल रोटेशन के केस में कैसे बिहेव कर रहा है। आप आराम से मेरे साथ बने रहो, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझोगे, अगर कोई पर्सन आपके साथ उस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है डिलीवर करने का, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आप देखो कैसे, मान लो कि ऐसा कोई एक बॉडी है हमारे पास, एक रिजिड बॉडी है ऐसा मैंने माना। अब मान लो कि किसी भी पॉइंट, एक रिजिड बॉडी को हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। बात समझना, ये रिजिड बॉडी है, ऐसा आपको दिखा, तो इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट हो सकता है। इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है। ये बात समझ में आया। ये डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक चीज बेसिक से लेकर मैं चलूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब वहाँ पर ट्रांसलेशन के मोशन में क्या होता था कि आप एक्स बताते थे, कहाँ जी एक्स मीटर इतना है, तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ आप बताओ दूसरे को कि रोटेशन, बॉडी का ओरिएंटेशन कैसे है। जैसे अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है। मेरी बात समझ रहे हो, शायद समझ रहे हो मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ। तो बाय द वे अगर आपसे मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है P, और मैं बोलूं कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले लिया कि दिस इज y एंड दिस इज x, इसके पहले हमने ले लिया। मैंने बोला कि यहाँ से ये P का पोजीशन जो है अल्फा डिग्री है, अल्फा डिग्री यानी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। बात समझ में आया। आप बोलोगे कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसको मूव करवाते हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी मूव होगा आप दूसरे रूम में आप बता सकते हो। यानी कि अल्फा क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ पी। ये समझ में आया। यानी अल्फा जो डिग्री बता रहा है पोजीशन ऑफ पी, यानी इस रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट, अगर ये रिजिड बॉडी मूव कर रहा है तो अगर ये अल्फा डिग्री से मूव किया है यहाँ पर, तो इसके हर एक पॉइंट रिजिड बॉडी का, इस केस की बात कर रहा हूँ, वो अल्फा डिग्री से ही मूव करेगा। बात समझ में आया। तो आप जो दूसरे रूम में पर्सन है यहाँ पर कोई भी, उसको आप बता देते हो कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके तरीके से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है इस प्लेन में, और वो अल्फा डिग्री रोटेट किया है भी एक्स से, तो आप बता सकते हो कि हाँ जी ऑब्जेक्ट का क्या होगा पोजीशन। बात समझ रहे हो आप। तो यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वहाँ क्या था हमारा एक्स, तो अगर हम लोग एनालॉग अगर देखना चाहें तो बेसिकली क्या था,
वहाँ एक्स हमारा था। अगर आप देखना चाहो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, वहां पर एक्स की बात करते थे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो भी, तो उससे हमें पता चलता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। रोटेशन में किसी भी पार्ट ऑफ पॉइंट या पूरे होल बॉडी का पोजीशन क्या है वो किससे पता चलता है, अल्फा से, यानी कितना डिग्री से रोटेट है, किसके रेस्पेक्ट में, जो हमने एक्सिस डिसाइड किया है। उनको भी बताएं, कहा जी मैंने एक्सिस ऐसे लिया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक्स भी तो उसी तरह डिसाइड करते हो ना। एक्स एक्सिस तो कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल है, ऐसे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। लेकिन अब क्या बताता हूँ, हाँ जी मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है एक्स, एक ऑब्जेक्ट उस रूम में मूव कर रहा है 5 मीटर, तो आपको समझ में आ गया इस रूम में 5 मीटर, तो उसका कौन ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाए जो आपको समझ में आए। तो हमने बताया कि एक्स वाई ऐसे मैंने लिया है, इसने अल्फा डिग्री से रोटेट किया, तो आप समझ गए अच्छा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन अल्फा डिग्री से ऐसे होगा। ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात ये है इसमें कि आखिर हम लोग जो भी रोटेशनल मोशन में जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम लोग डिग्री में काम नहीं करते हैं, हम लोग किस में काम करते हैं, रेडियन में। आपने देखा होगा जो भी फार्मूला वगैरह जो ये सर्कुलर मोशन आपने अगर पढ़ा होगा, तो हम लोग डिग्री में यूजुअली नहीं काम करते हैं, रेडियन में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। बाय द वे अगर आपसे मैंने बोल दिया जो आगे के फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ना है, हल्का से हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे बोला 360 डिग्री, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करके कहाँ पहुँचा, यहीं पर पहुँचा। हमने आपसे फिर बोला कि 720, फिर यहाँ पर आया 800 डिग्री बोला, आपको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब इसमें हम लोग 360 के बाद क्या है, फिर जीरो पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर जीरो से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं चीज़ों को वो कुछ आगे चल कर समझ में आएगा। तो रेडियन के केस में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है और कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप मान लो कि यहाँ से अल्फा से ये थोड़ा सा और मूव किया, ये हमारा पी डैश पे पहुँच गया और ये हमारा डेल्टा अल्फा डिग्री, बात समझ में आया। और ये कुछ हमारा ऐसे आर्क बनेगा, यानी कि ये जो पी पॉइंट है कुछ ऐसे सर्कुलर, थोड़ा सा मैंने करेक्ट नहीं, फिर भी कोशिश करूँगा, ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा एक सर्कल में। अब यहाँ से बात समझने वाली बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेडियन में इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत ही ये चीज़ आप समझोगे तो आपको आगे चल कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत सारा यूज होने वाला है। मैं आपसे अगर बोलूँ एक सिंपल सी बात कि 360 डिग्री मूव होता है, मान लो कि इसका रेडियस हमारा आर है, मान लो कि रेडियस आर है, 360 डिग्री मूव होता है, तो कितना ये आर्क लेंथ तय करता है, तो क्या होगा, वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो मैंने बोला कि अगर 360 डिग्री मूव करता है तो आर की लेंथ क्या है, 2 पाई आर। आर की लेंथ हमारा कितना है, 2 पाई आर। अगर मैंने बोला तो सिंपल सा हम लोग जो 1 डिग्री मूव करेंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री लेंथ। अगर मैंने बोला कि डेल्टा अल्फा डिग्री मूव किया, आपसे मैंने बोला कि दिस इज डेल्टा अल्फा डिग्री मूव किया है, तो कितना आर्क तय किया होगा, इतना ही किया होगा। अब आप देखो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, पाई आर अपॉन 180 डिग्री इंटू डेल्टा अल्फा डिग्री। ये समझ में आ रहा है। अब ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, और ये क्या है बेसिकली, डेल्टा थीटा डिग्री कितना आर्क है, यही है ना आर्क। अगर इसको मैं डेल्टा एस बोल दूं, यही है ना, आपने देखा था। अब देखो कैसे भी आपको समझ में आएगा, डेल्टा एस आर्क हुआ 360 में 2 पाई, 1 डिग्री में इतना, तो डेल्टा अल्फा में कितना हुआ, डेल्टा एस, ये हमारा क्या हो गया, पाई बाई 180 डिग्री डेल्टा अल्फा डिग्री।
इंटू आर। अब ये जो वैल्यू है ना, जो अभी आपको समझने वाला है क्या है, ये बेसिकली इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा ये क्या होता है, ये रेडियन है, ये डेल्टा थीटा रेडियन में है, इंटू आर इक्वल टू डेल्टा एस। ये वैलिड कब होता है, आपने पढ़ा होगा कि आर का लेंथ होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। वो एंगल क्या होता है, डेल्टा थीटा, जो भी स्मॉल एंगल हो, जो भी होगा वो रेडियन में होगा, तब ये फार्मूला वैलिड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो रेडियन ही है ना, ये डेल्टा थीटा क्या है, कंप्लीट पाई बाई 180 डेल्टा अल्फा डिग्री। तो ये अल्फा डिग्री थीटा में चेंज नहीं हुआ है, ये इतना जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा थीटा, ये क्या है, रेडियन है, रेडियन है। अब आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन कभी ना हो। ये सब बेसिक आप समझोगे तो आगे चल के पूरा रोटेशन में यूज होने वाला है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों, इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपको कैसे भी उस चीज़ को समझ में आएगा। अगर मैंने बोल देता कि ठीक है हमारा डेल्टा अल्फ़ा 60 डिग्री है, डेल्टा अल्फ़ा डिग्री हमारा 60 डिग्री है, ठीक है ना। मैंने बोला कि इसको रेडियन में ऐसे निकाल सकते हैं, तो रेडियन निकालने क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री, क्या है, पाई बाई 3। ये क्या हुआ, रेडियन हुआ। तो अगर ये 60 डिग्री रहता है तो क्या हो जाता, पाई बाई 3 इंटू आर। मेरी बात समझ में आ रहे हो आप। अगर ये 60 डिग्री होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 इंटू आर, ये आर का लेंथ होता। बात समझ में आ रहा है। तो डेल्टा थीटा जो हम लोग आगे बहुत यूज करने वाले हैं, मोस्टली या ऑलमोस्ट सारे केस में हम लोग रेडियन ही कंसीडर करने वाले हैं, डिग्री नहीं करने वाले। क्यों है वो आगे चलकर और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझ जाओ कि डिग्री, इसलिए मैं जानबूझ के लिखा था अल्फा, कि जनरली बहुत जगह क्या होता है कि डेल्टा थीटा लेते हैं फिर से उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं का कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिग्री कहीं रेडियन में तो नहीं ना हो गया चीज़ों को। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है रेडियन में है। अब देखो इसको कितना इंटरेस्टिंग और भी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, तो आपको समझ में आया 60 डिग्री करीब करीब हमारा पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होता है। अब देखो आप यहाँ से एक चीज़ देखो और भी इंटरेस्टिंग, ये एक सर्कल है, ये टोटल रिवॉल्व हम लोग कितना होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं ना। टोटल जो मूवमेंट होता है 2 पाई रेडियन होता है सर्कल का, 2 पाई रेडियन होता है, तभी तो 2 पाई आर है। अगर पूरा आर्क का लेंथ हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल आर्क लेंथ अगर सर्कल का निकालना चाहें, टोटल आर्क लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि रेडियन। तो टोटल रेडियन कितना होता है, पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यही तो होता है सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर देखो अगर रेडियस हमारा ये आर है, आर कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 cm कुछ भी, इस रेडियस के लेंथ के बराबर जहाँ तक आएगा ये सर्कमफ्रेंस, वो होता है 1 रेडियन। देखना कितना आसानी से आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगा। ये हमारा क्या हुआ 2 रेडियन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ हमारा 3 रेडियन, और ये हमारा क्या हुआ 3.14 रेडियन, जिसको बोलते हैं पाई रेडियन। समझ में आया। तो रेडियस का लेंथ ये आर्क के लेंथ के बराबर हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो पाई रेडियन, फिर हमारा होगा 4 5 6 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो कितना होगा 2 पाई, यानी कि रेडियस के बराबर आर्क पर लेंथ लोगे वो कितना होता है 1 रेडियन। ये जस्ट फन के लिए मैंने आपको दिखाया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन और एंगल के बीच क्या डिफरेंस है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर यहाँ से बहुत कुछ जुड़ने वाला है, और डिग्री और रेडियन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आप इसे नोट करो। अब हम लोग देखने वाले हैं, कभी तो हम लोग समझ गए कि एंगल और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है। अब हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा मूव करते हैं रोटेशन की तरफ। तो बाय द वे हमारा कोई एक रिजिड बॉडी है ऐसा, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद ये रोटेट कर रहा है। बहुत ही मैंने गंदा सा स्ट्रेट लाइन दिया है, ऐसा कुछ है। और सपोज इसका पोजीशन कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
कि जब यहाँ पर सिंपल ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है, यानी जो एंगुलर पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगा। अगर ये अल्फ़ा से हुआ है तो सारे, अगर रिजिड बॉडी है तो सारे अल्फ़ा से ही चेंज हुए होंगे। अगर थीटा से चेंज हुआ तो सारे थीटा से ही चेंज हुए होंगे। तो यहाँ पर ये बताने वाला मैं हूँ कि सपोज हमारा ऐसे कुछ है, रेफरेंस लाइन ले लिया एक्स एक्सिस की तरफ, और ये पी पॉइंट हमारा है। अगर ये हमारा थीटा, ये हमारा पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन, तो जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन को मेज़र करते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या जिसको आप लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो आप, ये हमारा जो होता है पॉजिटिव साइन देता है। अब हम लोग जो भी बात करने वाले हैं रेडियन बात करने वाले हैं, ठीक है। थीटा मतलब रेडियन की बात कर रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमारा निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये मेजरमेंट का अपनी कंसिडरेशन है, साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो जो भी एंटी क्लॉक है इस तरीके से तो पॉजिटिव हुआ एंगुलर पोजीशन, ऐसा है तो निगेटिव हुआ क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर ये पी पॉइंट से सपोज पी डैश पर चला जाए, यानी कि अभी थीटा था तो मान लीजिए कि थीटा 1 से ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया थीटा 2, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे था, अब ऐसे था, सपोज ऐसे था, ऐसे हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हम लोग क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करते थे, स्ट्रेट लाइन में आपको पता है। तो यहाँ पर एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आने वाला है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है देन हमारा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, राइट। अभी हम लोग देखने वाले हैं। बाय द वे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक ऐसा बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और ये इसका इनिशियल हमें नहीं पता है, थीटा 1 जो है इनिशियल जो पोजीशन था ये था +4 रेडियन। आपको पता है 4 रेडियन क्या होगा, एंटी क्लॉक आप मूव करो, और इससे फाइनली हो गया -7 रेडियन। तो आखिर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमने क्या किया, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, -7 माइनस माइनस ऑफ +4, सो डेट इज -11 रेडियन, यानी कि निगेटिव दे रहा है। निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, यानी जो फाइनल से इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जो मूवमेंट हुई होगी, क्लॉकवाइज हुआ होगा। ये बस एक आपको ग्लिम्स मैंने दिखाया, ठीक है ना, साइन के लिए। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसमें डायरेक्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि पूरा जो हम लोग रोटेशन पढ़ने वाले हैं इसमें डायरेक्शन बहुत आने वाला है। लेकिन डायरेक्शन का कंडीशन ऐसा होता है, या अप प्लेन होता है या डाउन प्लेन, या फ्रंट या बैक, 2 ही डायरेक्शन होते हैं। तो हम लोग यूजुअली उसको साइन कन्वेंशन से काम कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस ना बोल के प्लस लेते थे, प्लस कंसीडर क्या कर लेते थे कि एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस मीन्स निगेटिव है। उसी तरह के यहाँ कुछ हम समझेंगे कंसेप्ट को, और उस साइन कन्वेंशन से हम लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जहाँ पर डायरेक्शन की बात आएगा प्रॉपर,
वहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एक छोटा सा नोट यहाँ बताता हूँ, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है काफ़ी एंगल के लिए ये एज ए वेक्टर नहीं फॉलो करता है। स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें वर्क करता है, वेक्टर का जो रूल है फॉलो नहीं करता है। खैर उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे हिंट दे दिया। तो इस चीज़ को आपने समझा कि एंगुलर पोजीशन क्या है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसके जो काइनेमेटिक्स है, जो पैरामीटर है उसको समझेंगे। आप नोट करो, अभी हम लोग डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का यूज होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा चीज़ है, एक सर्कल है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉक। तो आप समझ जाओ कि स्क्रू जो होता है ना, लोग बहुत सा इसको राइट हैंड कर्ल यूज़ करते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। उसमें क्या होता है, हैंड बहुत और पोजीशन ऐसे ऐसे वेक्टर का कंडीशन आ जाते हैं या ऐसा रोटेशन का सिचुएशन आएगा कि वहाँ हैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन राइट हैंड स्क्रू आपने देखा है, एंटी क्लॉक बोला, आप एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे करो, जहाँ पर बोला इसमें ऐसे करने के लिए ऐसे स्क्रू डाला, एंटी क्लॉक बोला ऐसे घुमाओ, कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा क्यों कि एरो जब सामने आता है तो नुकीला दिखता है, दूर जाता है तो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसी को अगर आपसे बोल दूं मैं कि एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब देखो आप ऐसे करो, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जा रहा है, तो एरो ऐसे, इसका पीछे टेल दिखेगा। आप समझ रहे हो, सामने आ रहा है एरो, नुकीला दिखा, सामने आ रहा है नुकीला दिखा, आपसे दूर जाएगा तो टेल दिखेगा। तो ऐसे क्या हुआ, अंदर की तरफ दूर जा रहा है, टेल दिखा, सामने आया। अब यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं, यही दो केस आ सकता है, ठीक है ना, रोटेशन में। अगर आपको मैंने बोला कि ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मैंने आपसे बोला ए क्रॉस बी, डायरेक्शन बताना, ए क्रॉस बी, आप कैसे मूव करो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे बोला ए क्रॉस बी, तो आप एरो दिखाए ए क्रॉस बी। हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल लेने वाले हैं, जो भी होता है क्रॉस की बात करें, उसकी बात कर रहे हैं। वेक्टर में आपने पढ़ा है क्या है, ए क्रॉस बी, क्लॉकवाइज मूव किया, अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, क्लॉकवाइज मूव करोगे इनटू द बोर्ड, क्या दिखेगा, एरो का पिछला हिस्सा। यहाँ पर अगर आपको बोल दिया कि नहीं जी बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या था हमारा, क्लॉकवाइज। यहां क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बाहर की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस ए, स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू। अब बेसिकली स्क्रू तो आपने देखा ही होगा, यही तो होता है। अब इसको आप इमेजिन करो, एंटी क्लॉक जो इसी तरीके कंडीशन आने वाले हैं, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस आने वाला है या सर्कुलर क्लॉक या एंटी क्लॉक होने वाला है। तो ये साइन कन्वेंशन है जिसे आप समझ सकते हो, आउट द प्लेन इन द प्लेन, आउट द प्लेन इन द प्लेन। कैसे करना है, राइट हैंड स्क्रू के थ्रू। इसलिए पहले बताया कि बहुत सारा यूज होने वाला है, तो आपको आगे चल के कन्फ्यूजन हो, डायरेक्शन इस तरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। पहले भी इसको हमने देखा है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो वेक्टर का जो चैप्टर में बताया, मैथमेटिक्स फिजिक्स फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसमें जाकर आप देख सकते हो, वेक्टर सारे डिटेल में आपको बताया हुआ, ठीक है। आप इसको नोट करो।